हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफ़र और आज हम डिस्कस करेंगे जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है। जैसे कि हम आज देखेंगे एल्फेंजो द एल्बरक्यू के बारे में पढ़ेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट नीनो द कुन्हा एंड देन कि कैसे पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन हो जाता है इंडिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन अब फ्रांसिस्को द अल्मीडिया के बाद आते हैं एल्बरक्यू, एल्फेंजो द एल्बरक्यू। ठीक है, अब एल्बरक्यू जो थे, ही इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। ही सक्सीडेड एल्मीडिया इन 1509। अंडर हिम द पोर्चुगीज स्ट्रेंथन देयर पोजीशन ओवर द सीज। ठीक है, एल्मीडिया एल्बरक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके टाइम पे ही जो सी रूट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, स्ट्रेंथन हो गई थी इनकी पोजीशन। जैसा कि हमने देखा कि ब्लू वाटर पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या चाह रहे थे एल्मीडिया कि हम क्या करें, अपने जो सी रूट्स हैं उनको एक्सपैंड करें, उनको अच्छा बनाएं, उनको पावरफुल बनाएं, ताकि हम अरब और यूरोपियन कंपनीज़ के ऊपर नज़र रख सकें कि वो हम पे इन्वेड करेगी, हमको कैसे इन्वेड करेगी। राइट, फिर हम देखते हैं कि एल्फेंजो द एल्बरक्यू के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे इनके ये अपना बेस बनाना शुरू कर देते हैं ईस्ट अफ्रीका में, रेड सी में, ईरान में, मालाबार में, मलाक्का में। ठीक है, तो इनका मोटिव क्या था एल्फेंजो द एल्बरक्यू कि इनको अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना था सी में। ठीक है, और जो कार्टस सिस्टम था वो भी एल्बरक्यू ने उसकी शुरुआत करी थी। एल्बरक्यू ने शुरुआत करी थी कार्टस सिस्टम की इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश मोनोपोली ओवर द इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन के ऊपर वो क्या करें, अपनी मोनोपोली बना सके। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने पोर्चुगीज़ को एनकरेज करा बहुत ज़्यादा। उन्होंने इसलिए एनकरेज करा कि आप जो हैं, अगर हमें अपना एक्सपैंड करना है एम्पायर, हमें अगर अपनी एक्सपेंशन करना है अपने आप को, तो हमें क्या करना है। उन्होंने पोर्चुगीज़ को बोला कि तुम इंडिया को अपना घर समझो और यहाँ की औरतों से शादी कर लो। राइट, तो ये उनकी पॉलिसी थी। कार्टस सिस्टम क्या था, जैसा कि हम जानते हैं, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश मोनोपोली ओवर द इंडियन ओशन। ठीक है, कार्टस सिस्टम बेसिकली ये था कि आप क्या कर रहे हैं, ये एक सिस्टम है जिसमें वो लाइसेंस ग्रांट करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप जहाँ भी आप पास करेंगे, कहाँ, पोर्चुगीज़ फोर्स ऑल द मर्चेंट शिप टू बाय अ लाइसेंस। आपको फोर्स करा गया, पोर्चुगीज़ ने फोर्स करा कि आप क्या करें, एक लाइसेंस लें अगर आपको यहाँ की टेरिटरीज से, पोर्चुगीज़ टेरिटरीज से गुजरना है तो। अदरवाइज़ आपका जो शिप है या आपके जो गुड्स हैं उसको हम जब्त कर लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे। ठीक है, कॉन्फिस्केटेड, राइट, हम उसको जब्त कर लेंगे। और इन्होंने ये भी बोला कि मुगल्स जो थे, मुगल्स को भी टैक्स पे करना पड़ता था टू द पोर्चुगीज़ फॉर पासिंग देयर शिप्स थ्रू द पोर्चुगीज़ कंट्रोल टेरिटरीज। तो एल्बरक्यू का यही दिमाग में था कि हम कार्टस सिस्टम की शुरुआत करते हैं और आपको क्या है, आपको जो है जितने भी मर्चेंट शिप्स हैं उनको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी जो है जब्त कर ली जाएगी शिप और गुड्स को कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन्होंने एक चीज़ और करी। वो क्या करी, डैट ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। ठीक है, और ये मेजर पार्ट था बीजापुर किंगडम का। गोवा जो था वो बहुत मेजर पार्ट था किसका, बीजापुर किंगडम का, जिसको इन्होंने एक्वायर्ड करा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। देयरफॉर गोवा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड बाय द यूरोपियंस। ठीक है, पहली इंडियन टेरिटरी बन गई जिसको यूरोपियंस ने एक्वायर्ड करा था। ठीक है, और गोवा को इन्होंने क्या बनाया, अपनी कैपिटल बनाया ऑफ द पोर्चुगीज सेटलमेंट्स इन इंडिया। इसे आपको याद रखना है। थर्ड चीज़ इन्होंने ये करी कि एबॉलिशन ऑफ सती, जो एक ये हम ईवल प्रैक्टिस थी कि जो विडो होती थी तो उसको क्या होता था कि उसको अपने सती हो जाना पड़ता था, अपने हस्बैंड के साथ ही उसे मरना पड़ता था। तो अबॉलिशन ऑफ सती अंडर हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ये जो था, इसे अबॉलिश जो करा वो किसने करा, एल्फेंजो द एल्बरक्यू ने। तो एक इनका मेजर ये कंट्रीब्यूशन रहा है। देन
ये नीनो द कुन्हा के बारे में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, देयर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो हम ये देखते हैं डैट कुन्हा बिकेम द गवर्नर इन 1529 एंड ही शिफ्टेड द पोर्चुगीज़ हेड क्वार्टर फ्रॉम कोची टू गोवा इन 1530। ठीक है, ये कोची से गोवा में अपना हेड क्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं इन 1530। ठीक है, इसे आप याद रखें। देन अगर हम पोर्चुगीज़ के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि पोर्चुगीज़ जब इंडिया में आते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, देखिए पहला ये है दैट द कल्टीवेशन ऑफ टबैको एंड पोटैटो, पाइनएप्पल, चिलीज, टोमेटोज एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक कैश्यू, नट्स एंड बेटर वराइटीज़ ऑफ कोकोनट। ठीक है, तो इसमें आज सच कोई समझाने वाली बात नहीं है कि जो कल्टीवेशन था टोबैको का, आलू का, पाइनएप्पल का, मिर्च का, टोमेटोज़ का, वो किसने इंट्रोड्यूस करा, वो करा था कल्टीवेशन जो था वो पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस करा था। और उन्होंने बेटर वैराइटीज़ ऑफ कोकोनट भी इंट्रोड्यूस करा था। जो कैश्यू होते हैं, काजू, बादाम, राइट, ये जो नट्स होते हैं इनको भी इन्होंने, इनकी क्रॉप्स को पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस करा था। फिर हम देखते हैं द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट गोवा इन 1556। जो पहली प्रिंटिंग प्रेस आती है वो आती है गोवा में 1556 में, ये भी पोर्चुगीज़ का कंट्रीब्यूशन रहा है। द फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन द इंडियन मेडिसिनल प्लांट, यानी कि जो इंडिया में जो मेडिसिनल प्लांट थे उसके ऊपर वर्क कैरिड आउट जो करा था वो करा था पोर्चुगीज़ ने। एंड देन लास्ट द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज़ मार्क द एमर्जेंस ऑफ यूरोपियन नेवल पावर। हमें पता था कि उन्होंने सिर्फ सी रूट को अपना एक रास्ता बनाया और इसी चीज़ को उन्होंने डेवलप करा, और हम देखते हैं कि वो वन ऑफ द बेस्ट नेवल पावर उनकी एमर्ज होती है, किनकी, पोर्चुगीज़ की। और कहीं ना कहीं इट ओपन द डोर्स फॉर इंडियंस एज वेल, इंडियंस को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देन द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज़। अब डिक्लाइन कैसे होता है पोर्चुगीज़ का वो हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज़ भी थे उनके डिक्लाइन के और सोशल कॉजेज़ भी थे। पॉलिटिकल कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कॉज क्या था, अटैचमेंट टू स्पेन। अब 1980 में क्या होता है, 1980 में पोर्तुगल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है किससे, स्पेनिश क्राउन से। ठीक है, अब स्पेनिश क्राउन से हो गया यानी आप स्पेन जाना पड़ रहा है आपको, तो आपका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, कहाँ, इंडिया में। इनको बहुत ज़्यादा जो है प्यार की भावना आ गई स्पेन की वजह से, जिसकी वजह से इनका इंडिया में डिक्लाइन हो जाता है। एरिस्टोक्रेटिक डोमिनेंस, सेकंड फैक्टर जो था वो था एरिस्टोक्रेटिक डोमिनेंस। पोर्चुगीज़ की जो सोसाइटी थी ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड थी किससे, एरिस्टोक्रेट से। ये अपने आप को कभी भी चेंज कर लेते, कभी भी मोल्ड कर लेते थे स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो मन में आता था, जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लगता था वो करते थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया उनका। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, द पोर्चुगीज़ पॉलिटिकल मास्टर, राइट। अब उनका जो था ना वो ये था कि हमें क्या करना है, पॉलिटिकली इतना कुछ हमें करना नहीं है, पॉलिटिकल मास्टर करके हम क्या करेंगे, हमें तो बस क्या करना है, अपने आप को दूसरों से बचाना है, हमें कोई पॉलिटिकली कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, राइट। पॉलिटिकली वो इंडिया में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, इसको मास्टर नहीं करना चाहते थे, कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, बस एक पोस्ट बना देते थे 2-4 कि हाँ ठीक है हम दूसरी यूरोपियन पावर से अपने आप को बचा सकें। तो पॉलिटिकल विल की बहुत कमी थी उनके अंदर। फोर्थ वॉज राइज ऑफ अदर नेवल पावर्स। ठीक है, राइज ऑफ अदर नेवल पावर, जैसे हम देखते हैं कि डच और ब्रिटिश के बीच में जो है कंपटीशन बढ़ने लगा था ऑन द नेवल रूट्स, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे विद द पोर्चुगीज़। ठीक है, तो जब इनकी नेवल पावर्स बढ़ने लगी तो आपस में लड़ाइयाँ होने लगी, दूसरी पावर्स एमर्ज होने लग गई, तो पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन होने लग गया। तो ये कुछ पॉलिटिकल कॉज थे। अगर हम रिलीजियस कॉज की बात करें तो रिलीजियस और सोशल कॉज क्या था कि पोर्चुगीज़ बड़े रिलीजियस फैनेटिक्स थे। उनको ये था कि भाई हमें तो फोर्सफुल कन्वर्जन कराना है, ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराना है हमें, किसमें, क्रिश्चियनिटी में, राइट। बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे थे वो लोगों को, बहुत मैनिपुलेट कर रहे थे कि आप जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, ये उनका रिलीजियस कॉज था। तो इस चीज़ ने, ये जो वो कर रहे थे, फोर्सफुल कन्वर्जन करा रहे थे, तो इसने कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ हॉस्टैलिटी पैदा कर दी अमंग द लोकल्स, उनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे, ठीक है, जो हम देखते हैं जिसकी वजह से
पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डच के बारे में। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच।